गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग आज के सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन क्या है, 1950, 1952, 1951 और 1953। आंसर क्या होगा, 1952। अच्छा, बहुत लोगों के माइंड में ये आएगा कि परिसीमन आयोग है क्या। तो बेसिकली ये क्या है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है लोकसभा विधानसभा में जो है सीटों के बारे में डिसाइड करती है कि किसको कितना सीट मिलना चाहिए, किस राज्य को। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। मतलब आपसे पूछ रहा है किस जो है अधिवेशन में या मीटिंग में जो है पहली बार जो है निर्वाचित संविधान द्वारा भारत का संविधान निर्माण के बारे में बताया गया है। ऑप्शन है सामन कमीशन द्वारा, भारत अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो जनरली जो भारतीय संविधान का निर्माण शुरू हुआ है वो तो कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ है 1946, लेकिन उससे भी पहले ये जो है अप्रूवल मिल गया था। और वो कब मिला था, वो मिला था क्रिप्स मिशन द्वारा। तो क्रिप्स मिशन आया कब था, 1942 में आया था। इसने कहा था कि हम आपके लिए जो संविधान बनाएंगे उसमें आप ही के लोग शामिल होंगे और उसके लिए हम लोग प्रॉपर वोटिंग भी कराएंगे। बट थोड़ा सा डेलीगेशन में प्रॉब्लम था, उसमें वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो इंडिया हमेशा जो है वो स्वराज का मांग कर रहा था और वहाँ पे क्रिप्स मिशन जो था वो अधिराज्य का दर्जा दे रहा था, जो 1935-36 के आसपास मिला था। तो इसलिए ये मिशन जो है वो फेल हो गया था। तो आंसर रखेंगे पहली बार निर्वाचित संविधान द्वारा जो है संविधान का निर्माण क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य है। मतलब जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया पंचायती राज और नगर पालिका, वो कंसिडर करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन क्या है, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश आपका आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन में, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। मतलब सीधा सीधा है कि नगर पालिका का क्षेत्र कौन सा होगा, कितना दूर होगा, ये बताने वाले कौन हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल। आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है नगर पालिका का क्षेत्र डिसाइड करना है तो संबंधित राज्य का राज्यपाल ये डिसाइड करेगा। क्लियर। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का राजकीय आपात यानी कि जो आर्टिकल 356 के बारे में बात कर रहा है वो क्या है, संविधान के साथ धोखा है। किसने कहा था, के.एम. मुंशी, के.एम. नंबियार, बी.एन. राव और हृदयनाथ कुंजरू। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका के.एम. नाम्बियार। ठीक है, इन्होंने जो है राजकीय आपात का जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, इसी के लिए जो है उसको संविधान का धोखा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। यानी एक ही आदमी 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 21, 71, 7 और 31। तो आंसर क्या होगा, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7वां जो संविधान संशोधन है वो 1956 के बारे में बात कर रहे हैं। ये 1956 में एसआरसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद आया था। एसआरसी कमेटी है स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमेटी यानी राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके बाद ये तय किया गया कि एक आदमी 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पे हुआ था। ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, आपको याद होना चाहिए। जो सीवीसी की बात कर रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं, संथानम समिति, राजमन्नार समिति, सरकारिया समिति और दिनेश गोस्वामी समिति। आंसर क्या होगा, संथानम समिति इसका आंसर है। इसी के रिकमेंडेशन पे जो है सीवीसी का फॉर्मेशन हुआ है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस में है। ऑप्शन 261, 263, 262, 264। आंसर क्या होगा, आंसर है 263 में। आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। और याद रखिएगा अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, पीएम होते हैं। क्लियर। चलें, और गठन कौन करता है, गठन राष्ट्रपति करते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे।
गठन राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन इसके हेड जो होंगे वो पीएम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? तो शिल्प वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आंसर क्या होगा? शिल्प वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, उपवेद का मतलब उसका क्या बोले, मिनिएचर कह लीजिए, छोटा रूप कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे यहाँ पर वंश और उसके संस्थापक है, जैसे चौहान वंश का वासुदेव सही है, परमार वंश का उपेंद्र सही है। सोलंकी वंश, देखिए सोलंकी वंश का ये वाला गलत है, और गढ़वाल वंश का चंद्रदेव सही है। तो आपसे पूछ रहा है कि सोलंकी वंश का जो है ये नहीं है, तो कौन है? याद रखिएगा, सोलंकी वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके मूलराज। ठीक है, मूलराज। और ये कौन सी, ये 10वीं शताब्दी की बात हो रही है, मतलब कि 900 साढ़े 900 ईस्वी से लेकर जो है वो स्टार्टिंग हुआ है इनका सोलंकी वंश का, जिसके संस्थापक कौन है? मूलराज हैं। नेक्स्ट है, शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो देखिए शेरशाह का जो है 2 युद्ध बहुत फेमस है। एक आपका बिलग्राम का युद्ध है, जिसको कि कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, दूसरा चौसा का युद्ध है ना। तो 1539 में जो वॉर लड़ा गया था, चौसा यानी कि बक्सर का युद्ध, है ना, उसमें जो है शेरशाह ने किसको? हुमायूं को पराजित किया, और उसके बाद जो है शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, चौसा का युद्ध कब हुआ है? 1539 में। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया? यानी सीधा सीधा है, औरंगजेब की लड़ाई उसी के भाई दारा शिकोह से हुई थी, दोनों भाई हैं, है ना। और इसने जो है दारा शिकोह को कब हराया? ऑप्शन है देवराय का युद्ध, रामूगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध और तिलपत का युद्ध। आंसर क्या होगा? आंसर है देवराय का युद्ध, है ना। और हुआ कब था ये? 1659 में हुआ था। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए तुगलक काल के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे पहले तुगलक का टाइम पीरियड जान लीजिए। गुलाम वंश का 1206 से लेकर 1290 तक था। फिर 1291 ले लीजिए, या 1290 भी ले सकते हैं, से लेकर 1320 तक खिलजी था। और फिर 1320 से लेकर 1413 तक आपका तुगलक वंश था। क्लियर। अब बात कर लें तुगलक वंश के टाइम में बिहार की राजधानी क्या थी? तो बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। क्लियर, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। नेक्स्ट है, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो आप लोग को पता होगा बिहार में चंपारण कृषि वर्ष किस वर्ष लागू हुआ है। ऑप्शन क्या क्या है आपको दिख रहा है? 1917, 1918, 1920, 1916। जैसे ही चंपारण आता है तो हम लोग को चंपारण सत्याग्रह याद आता है, कब? 1917 का। और साथ ही साथ चंपारण सत्याग्रह हुआ क्या, कब था, क्यों हुआ था? तो 3 कठिया प्रणाली। क्या 3 कठिया प्रणाली का मतलब? 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, और उस 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आप लोग को क्या करना है? 3 कट्ठा में आपको क्या करना है? नील की खेती करनी है, जो आपके ज़मीन को बंजर बना देती थी। क्लियर। तो ये था पूरा का पूरा चंपारण सत्याग्रह। इसी का विरोध जो है पहली बार गांधी जी ने किया था, या गांधी जी ने पहली बार किसी आंदोलन में पार्ट लिया था, वो था आपका चंपारण सत्याग्रह। और अब बात कर लेते हैं कि उसी के बेस पे फिर चंपारण कृषि कानून कब बना? तो याद रखिएगा, चंपारण कृषि कानून उसके अगले साल बना, 1918 में बना है। ठीक है, 1917 का चंपारण सत्याग्रह है, 1918 में वो बिल पारित हुआ है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? सूची को मिलाना है। ये है आपका विद्रोह का केंद्र और नेतृत्वकर्ता। विद्रोह का केंद्र का मतलब समझ ही रहे होंगे, 1857 की क्रांति के आसपास की बात कर रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कानपुर जो है वो नाना साहब हैं, तो बी का थर्ड कहाँ नज़र आ रहा है आपको? बी का थर्ड यहाँ नज़र आ रहा है, इसमें और इसमें। इसके अलावा और क्या? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है ना, आपको दिख रहा होगा। सी का टू इसी में है, इसमें नहीं है, तो आंसर क्या होगा? पहला होगा। अब मैच कर लेते हैं। लखनऊ बेगम हजरत महल, ये सही है। फिर कानपुर के लिए मैंने अभी बताया नाना साहब, ये सही है। फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये आपको पता है पहले से। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली थे। तो इसमें आप लोग को दो क्या एक ही याद करना होगा मे बी, इलाहाबाद लियाकत अली, क्योंकि लखनऊ बेगम हजरत महल भी लोगों को याद रहता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा फर्स्ट नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? 1945 में, देखिए अभी मैंने बताया था कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है, और 1945 में बेवेल आया था, बेवेल योजना आई थी, ठीक है।
और बेवल योजना के बाद जो है सर्वदलीय सम्मेलन बैठक हुआ था, जिसको कि हम लोग शिमला समझौता कहते हैं। और उस समय जो है वहाँ के जो कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था 1945 का, उसके अध्यक्ष कौन थे ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है आपका? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 1945 के शिमला समझौता के जो कांग्रेस का मीटिंग हुआ था उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्न में से कौन सी थी? ऑप्शन क्या है? आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1814 में हुआ है। नेक्स्ट, ब्रह्म सभा का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1828 में हुआ है। कोलकाता यूनिवर्सिटी कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1821 में हुआ है। क्लियर। अब जब बात कर लेंगे तत्व बोधिनी सभा का, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मेशन राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं किया गया है, ये किया गया है देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। अब आप इस तीनों में देख सकते हैं कि प्रथम कौन हुआ होगा? 1814, यानी आत्मीय सभा आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से सिरसा सूरी मार्ग का नाम बदल के ग्रैंड ट्रंक रोड करा दिया था? देखिए, रोड जो है वो कहाँ होगा? लैंड में होगा। तो याद रखिएगा वो आदमी कौन है? वो है ऑकलैंड। आपको लैंड नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। और जब बात करेंगे 1839 की, तो याद रखिएगा 1836 से लेके 1842 तक जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो थे आपके लॉर्ड ऑकलैंड। तो इन्हीं के शासनकाल में सिरसा सूरी रोड का नाम बदल के क्या रख दिया गया था? ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया था। क्लियर। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? याद रखिएगा, जैसे ये नेहरू रिपोर्ट आता है तो आप लोग को ये नेहरू मोतीलाल नेहरू याद करना पड़ेगा। और मोतीलाल नेहरू कब का? तो कब? 1829 के आसपास का, या 28 ही ले लीजिए, क्योंकि 29 में मोतीलाल नेहरू को मतलब साइड लाइन करके और फिर जवाहरलाल नेहरू बने और स्वराज को अपना जो है लक्ष्य बनाया कि नहीं अब पूरा आज़ादी चाहिए। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट बना था उसकी एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी में कौन सदस्य शामिल नहीं थे? अली इमाम, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट। आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट उसमें शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सामन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था? तो सामन कमीशन का फॉर्मेशन देखिए 1927 में हुआ है, भारत वो 1928 में आया था। और यहाँ पर सामन कमीशन गो बैक, लाला लाजपत राय, सब जगह काले झंडे दिखाए गए। यही जाते जाते बोला था कि आप अगर सब मिलके एक संविधान बना लें तो आपको हम आज़ादी दे देंगे, और वही था आपका संविधान बनाने का फॉर्मेशन में नेहरू रिपोर्ट आया था, जिस क्वेश्चन को अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, है ना। फाइनली इसने जाने के बाद अपना रिपोर्ट 1930 यानी कि 2 साल बाद पेश किया, और इसी के बाद फिर जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ। आप लोगों ने पढ़ा होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहला बार 1930 में हुआ जिसमें कांग्रेस नहीं गई, फिर 1931 हुआ, फिर 1932 हुआ, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं। तो ये सारा क्या है, क्रम जुड़ा हुआ है। तो सामन कमीशन किस वर्ष अपना रिपोर्ट दिया है? 1930 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश। आंसर क्या होगा? जम्मू एवं कश्मीर में क्या स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरता है। अच्छा, प्रधान यामोत्तर का मतलब आपको बोल रहा है यहाँ पर प्राइम मैरीटाइम, ठीक है, जो आपका 0 डिग्री देशांतर है, और पूछ रहा है कि ये किससे नहीं गुजरता है। तो हम लोग एक बार वर्ल्ड मैप में 0 डिग्री देशांतर देख लेते हैं, और ऑप्शन याद रखिएगा, अल्जीरिया, नाइजर, फ्रांस और स्पेन। देखते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप। देखिए, आप देख सकते हैं ये आपका वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में जो प्राइम टाइम जो मेरी टाइम है आपका, है ना, 0 डिग्री जो देशांतर है वो देखिए यहाँ से गुजरता है इंग्लैंड के बीचों बीच से। क्लियर। अभी हम लोग जूम करके देखेंगे। और ये आपका इंडिया का टाइमिंग है, ये देखिए इंडिया का ऐसे बीचों बीच गुजरता है जिसको हम 82.5 डिग्री देशांतर कहते हैं। क्लियर। और 180 डिग्री जो लाइन है वो यहाँ से गुजरता है, और यहाँ पर कहीं एक जेड तरह का बनता है और फिर ऐसे आता है। क्लियर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। और ये जो लाइन है आपका फर्स्ट वाला, ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय टाइम लाइन। क्लियर। ये 180 डिग्री पे है, ये 82 डिग्री पे है, और ये आपका 0 डिग्री पे है। क्लियर। इतना आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड मैप में। अगर कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, है ना, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया।
तो अब हम लोग बात कर लें 0 डिग्री गुजर कहाँ से रही है। तो बहुत ध्यान से हम लोग मैप को जूम करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको 0 डिग्री है कहाँ। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0 डिग्री आर्कटिक ओशन, क्लियर, ये वाला पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाकर देखेंगे कि कहाँ कहाँ से जा रही है। देखिए यही जो 0 डिग्री है ये आपके इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है ना, इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है। कहाँ आपको दिख रहा होगा, ये यूके, ठीक है। यूके के अलावा और क्या क्या है हमारे पास, देखिए यूके के अलावा देखिए हमारा फ्रांस है, यहाँ ये फ्रांस से गुजर रहा है, ठीक है, ये आपका फ्रांस से गुजर रहा है ये लाइन। फ्रांस के अलावा देखिए स्पेन से गुजर रहा है ना। फिर और देखेंगे तो और आपको दिखेगा, ये देखिए अफ्रीका में अल्जीरिया से भी गुजर रहा है ये लाइन, ठीक है। यही 3 ऑप्शन में था हमारा, इसलिए मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाया। अल्जीरिया है, माली है, ठीक है, बुर्कानिया है, और ये आपका क्रॉस होता हुआ फिर नीचे चला जा रहा है, क्लियर। तो हम लोगों ने 3 कंट्री देख लिया बेसिकली, जो आपका कौन कौन सा था, फ्रांस था, स्पेन था और अल्जीरिया था, और यही तीनों ऑप्शन में हमारा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप ऑप्शन में, अभी आपने जस्ट देखा था कि स्पेन से गुजर रहा है, फ्रांस से गुजर रहा है और अल्जीरिया से भी गुजर रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा नाइजर, ठीक है। आप लोग को ये कैसा लग रहा है जो मैं वर्ल्ड मैप से बता रहा हूँ, इसका भी आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो सेट का डिलीवरी है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसमें कुछ और सुझाव होगा तो आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते थे। तो याद रखिएगा इनिशियल स्टेज में बताया गया था कि पृथ्वी पर एक ही जगह पूरा का पूरा लैंड था और बाकी चारों ओर क्या था, पानी ही पानी था। उस लैंड को क्या कहा गया था, ऑप्शन है पैंथालासा, लॉरिसिया, पेंजिया और गोंडवाना लैंड। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका पेंजिया, ऑप्शन नंबर बी। और यही फिर क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के तहत अलग अलग टूट के अलग अलग जगह चला गया है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो इंडिया का ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये नीचे हिंद महासागर से आकर जुड़ा है, ठीक है। तो इनिशियली में क्या कहा जाता था, जो विशाल भूखंड सिर्फ था उसको हम लोग पेंजिया कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, यानी कि सी ऑफ माउंटेन्स कह लीजिए। ऑप्शन में क्या क्या है, जापान है, ब्रिटिश कोलंबिया है, दक्षिण पूर्व एशिया है, अमेरिका है। आंसर क्या होगा, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता था, ठीक है, द सी ऑफ माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या क्या है आपका, अलग अलग तरह का माउंटेन है और देश के बारे में बात कर रहा है। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है आपसे, तो माउंट रेनर जो है वो यूएसए में है, ये याद कर लीजिएगा। माउंट एटना जो है वो इटली में है, ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, ये याद कर लीजिएगा। फिर बात करेंगे हम लोग माउंट पेरिकुटिन, ये जो है आपका फिलीपींस में नहीं है, ये कहाँ है, सॉरी फिलीपींस में नहीं है, ये कहाँ है, ये मैक्सिको में है, ये याद रखेंगे, ठीक है। माउंट पेरिकुटिन जो है वो कहाँ है, मैक्सिको में, और माउंट एपो जो है वो फिलीपींस में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका बी वाला है माउंट एटना, इटली में, याद रखेंगे, ठीक है। चलें तो आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। सबसे पहले ये जानिए कि स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है कि ऐसा देश जो चारों ओर से सिर्फ और सिर्फ लैंड से घिरा हो, मतलब वहाँ समुद्र हो ही नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, आपसे पूछ रहा है। देखिए अफगानिस्तान जो है लैंड अवरुद्ध है, अभी हम लोग मैप अब अगले क्लास में देखेंगे वापस से। इसके बाद बात कर ले हम लोग, लाओस भी चारों तरफ से घिरा हुआ है, लग्जमबर्ग भी घिरा हुआ है। ईरान जो है वो आपका चारों तरफ से जो है लैंड से नहीं घिरा हुआ है, एक साइड बल्कि क्या है आपका सागर है, ठीक है, अरब सागर कह लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, है ना, मतलब मिलाइए। अब देखिए देश और राजधानी आ गया, और आई होप सो कि ये आप लोग आराम से बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का क्या हो गया, कैनबरा हो गया, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ए नंबर का क्या है, कैनबरा यानी कि 2, बी नंबर यहाँ ए आपका हो गया। फिर तजाकिस्तान का दुशानबे, ये बी हो गया। फिर तंजानिया का डोडोमा, ये आपका सी हो गया। वेनेजुला का कराकस, ये डी हो गया। तो आंसर क्या आपको दिख रहा होगा, आंसर दिख रहा होगा बी नंबर 2, 3, 1, 4, ठीक है। चलें आगे, 2, 3, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है। तो उत्तरी जो आपको नियाग्रा जलप्रपात है वो है सबसे पहले कहाँ, ये जान लीजिए, ये उत्तरी अमेरिका में। अब बात करें किन 2 झीलों के बीच में स्थित है, ऑप्शन क्या क्या है, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील और ओंटारियो झील और ईरी झील, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर है आपका ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच में स्थित है क्या, नियाग्रा जलप्रपात,
क्लियर, चलें आगे। ओंटारियो झील और इरी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण होता है। यानी आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो आपका इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो किसके वजह से जो है प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन देख लीजिए, सार्वजनिक ऋण चुनौती नहीं होगा, बजट घाटे के वित्तीय के लिए जनता से उधार लेना नहीं होगा, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंक से उधार लेना नहीं होगा, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। ठीक है, सर्वाधिक मुद्रास्फीति का कारण जो है वो आपका क्या बोल रहा है, नई मुद्रा। नई मुद्रा का मतलब करेंसी बदलना नहीं है, नया मुद्रा छाप देना है। इन्फ्लेशन का मतलब है मार्केट में ज़्यादा पैसा होना, ज़्यादा पैसा होने के लिए हम नया पैसा छापेंगे, जैसे नया पैसा छापेंगे मार्केट में जैसे ही पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, आपका क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व रेशियो, ये देखिए वापस से एक क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन अब आपको याद कर लेना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा। CRR के बारे में बात कर रहा है, कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि करने बोल रहा है, तो इसका क्या मतलब है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि CRR का मतलब है बैंक के पास रिजर्व होना कुछ कैश। ठीक है, करंट में ये कितना है, ये है 4.5%। मतलब आपका टोटल जितना भी मार्केट का कैपिटल है उसका 4.5% कैश के रूप में अपने पास रखना है हर एक बैंक को, ताकि बुरे स्थिति में बैंक इस पैसे को लौटा सके और अपने कर्ज को तोड़ सके। ठीक है, अगर CRR का रेट बढ़ा दें, मतलब कि RBI कहे कि नहीं अब 4.5% नहीं, आपको 6% रखना पड़ेगा पैसा, तो इससे क्या होगा, बैंक के पास कुछ पैसा कम जाएगा। ठीक है, पैसा कम होगा तो क्या होगा, लोन कम दे पाएगा लोगों को। क्लियर, तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है, वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगा। देखिए पहले ही ऑप्शन सही लग रहा है आपको, अभी जो समझाया मैंने। इसके बाद और क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगा, गलत बात। केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगा, ये भी गलत है। वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी, ये भी गलत है। CRR जैसे बढ़ेगा सबके लिए बढ़ेगा, और आपके पास क्या होगा, बैंक के पास कैश कम रहेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि उसको कुछ कैश रिजर्व में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मौद्रिक नीति है। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मौद्रिक नीति जो है वो राजकोषीय नीति का पूरक है। ठीक है, मौद्रिक नीति क्या है, राजकोषीय नीति का पूरक है। ऑप्शन नंबर बी रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। देखिए जो आपका ट्राइसेम है, JRY है और IRDP है, ये सभी का सभी क्या है, ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, चलें, जैसे ट्राइसेम है तो ट्राइसेम किसके लिए है, तो ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए है। फिर JRY का फुल फॉर्म क्या हो गया, जवाहर रोजगार योजना हो गया। फिर IRDP क्या है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से है रिलेटेड IRDP। इसके बाद बात कर ले हम क्राय का, तो याद रखिएगा क्राय का फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट एंड यू, और ये बेसिकली क्या है, बाल अधिकार से संबंधित है। तो आपसे पूछ रहा ग्रामीण विकास से नहीं है संबंधित, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति, देखिए आपसे विदेश नीति नहीं पूछ रहा है, विदेश व्यापार नीति पूछ रहा है। जैसे ही विदेश आएगा तो आप विदेश मंत्रालय मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, विदेश व्यापार नीति से संबंधित है, ये होगा वाणिज्य और उद्योग। ठीक है, कॉमर्स एंड ट्रेड। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स प्रकाशित कौन करेगा, WTO, IMF, विश्व बैंक और UNDP। आंसर क्या होगा, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्या है आपका, भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था। तो भारत में जेंडर बजटिंग मतलब जेंडर से रिलेटेड जो बजट है, यानी कि विशेष प्रावधान किया गया है महिलाओं को जो है समाज में आगे लाने के लिए, मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए, तो इसकी शुरुआत किस बजट से हुई है। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, 2005-06 के बजट से भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत हुई है। कब, 2005-06 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना की शुरुआत की गई है। तो बेसिकली ये जो गीता कार्मिक बीमा योजना है इसकी शुरुआत की गई है तेलंगाना सरकार द्वारा। ठीक है, और किसके लिए है, बेसिकली ताड़े निकालने वाले श्रमिकों को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करती है इस बीमा जो स्कीम है उसके द्वारा। कौन सा राज्य सरकार, तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरुआत किया है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है।
आपको पता ही है विश्व मतलब जो जब बात किसी भी सूचकांक की होती है तो भारत का रैंक कितना ही अच्छा होता है। तो फिलहाल बात कर ले आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, है ना, 2023 में भारत का रैंक ऑप्शन क्या है, 120, 131, 121, 136। आंसर क्या है, 131 रैंक है आपका भारत का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में। और इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो कौन है, इसमें फर्स्ट रैंक है सिंगापुर। क्या है, सिंगापुर। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। वर्तमान में जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है उनके जो है अध्यक्ष कौन है, पवन कुमार सिंह, राजीव लक्ष्मण, हंसराज गंगाराम अहिर और कल्याण चौबे। आंसर क्या होगा, हंसराज गंगाराम अहिर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 2 नवंबर, 4 सितंबर और 7 जनवरी। आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। कब, 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। नेक्स्ट है हाल ही में किस चक्रवाती तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया था। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है मोचा, इल्सा, विपरजॉय, इनमें से कोई नहीं। तो विपरजॉय तो खैर इंडिया में आया था, वो भी उधर गुजरात के तट पे, यहाँ ईस्टर्न बात है। म्यांमार बांग्लादेश के तट पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए मोचा जो है वो सही आंसर होगा। याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया विपरजॉय तूफान वो गुजरात राजस्थान यानी भारत के पश्चिमी तट पे आया था। पूर्वी साइड की बात करेंगे तो कौन सा था, मोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है, यानी भारत में वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है ये पूछ रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन में देख लेते हैं 2.48, 2.19, 2.84 और 2.91। आंसर क्या होगा, 2.91% क्या है आपका वृक्षावरण है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है। तो पद्म विभूषण मिला है, यानी कि भारत का जो सेकंड जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण है, वो मिला है किसको, एस.एम. कृष्णा को। किस क्षेत्र से रिलेटेड है, ऑप्शन देख लेते हैं, कला, लोक कार्य, चिकित्सा, कोई नहीं। आंसर है आपका सी नंबर, लोक कार्य से रिलेटेड है कौन, एस.एम. कृष्णा। क्लियर, और ये हैं किस राज्य के, याद रखिएगा एस.एम. कृष्णा है कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है। तो दीप ग्रेस इक्का का संबंध है शतरंज, कबड्डी, हॉकी और जूडो। आंसर क्या होगा, हॉकी से रिलेटेड है दीप ग्रेस इक्का। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक कौन है। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था आपका जो 55वां ऑस्कर अवार्ड है जिसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म मिला था किसको, द एलिफेंट विस्पर्स। अब ये पूछ रहा है इसके निर्देशक कौन है। ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं आप, कार्तिका गोंजाल्विस। कार्तिका गोंजाल्विस जो हैं वो द एलिफेंट विस्पर के निर्देशक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो याद रखिएगा हुआ तो था ये वर्चुअली, कहाँ किया गया था मतलब वर्चुअली हुआ था, लेकिन जो इसका जो इस बार जो है अध्यक्षता किया था वो किसने किया था, भारत ने किया था, ये ध्यान में रखेंगे। और हुआ था ये वर्चुअली, वर्चुअली का मतलब कोई एक जगह नहीं, सब अपने अपने देश में मिलकर किए थे। क्लियर, लेकिन अध्यक्षता किसने की थी, भारत, तो इसलिए कहाँ किया गया था, भारत में किया गया था, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया था। तो कुबेर वही लॉन्च करेगा जो सही में कुबेर हो। ऑप्शन में देख लीजिए एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और पीएनबी। आंसर क्या होगा, प्रोजेक्ट कुबेर एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, एसबीआई द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है। ऑटो बाजार निर्माण क्षेत्र में पहला, चौथा, तीसरा, छठा। आंसर क्या होगा, तीसरा स्थान है पूरे विश्व में ऑटो बाजार निर्माण क्षेत्र में। नेक्स्ट है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है एकता पाइपलाइन, शांति पाइपलाइन, मित्रता पाइपलाइन, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम ईरान और पाकिस्तान की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी है, शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है किसको, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन को। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया था। आज से 7-8 महीने पहले जो है पेगासस स्पाईवेयर का बहुत चर्चा हुआ था, है ना। इसको विकसित करने वाला देश कौन है, रूस, ब्राज़ील, चीन, इजराइल। आई होप सो आप सबको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। आंसर क्या होगा, इजराइल होगा। क्लियर, ये क्या है, एक तरह का
एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि दूसरे का जानकारी हम लोग जान लेते हैं, है ना, यानी कि दूसरे मोबाइल में ऑटोमेटिक फिडअप हो जाता है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ स्पाईवेयर। दिख रहा है आपको, स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, निम्न में से कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है। तो जब बात करेंगे सत्य फल का तो फिर वही है, बायोलॉजिकल टर्म के अकॉर्डिंग इसमें पूछा जाता है, और आपसे पूछ रहा है कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेब। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छा सेब के अलावा और कोई भी ऐसा है जो कि आपका ट्रू फ्रूट नहीं है, असत्य फल है। तो सेब के अलावा है अंजीर है, अनानास है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में आगे बढ़ते हैं तत्व की संयोजकता। देखिए आवर्त सारणी पीरियड में आगे बढ़ने का मतलब लेफ्ट से राइट होना, और संयोजकता का मतलब होता है आपका ऑक्टेव पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन लेना या देना हो। तो आपको पता होगा, एक जिसके पास रहता है वो एक दे देता है, फिर दो जिसके पास रहता है वो भी दे देता है, तीन जिसके पास रहता है वो भी दे देता है, फिर चार वाला थोड़ा सोचता है, पाँच वाला फिर क्या करता है, लेना शुरू करता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे संयोजकता बढ़ेगी और फिर घटना स्टार्ट होगी। आठ वाला तो लेता देता कुछ नहीं, जीरो हो जाता है। क्लियर। तो पहले हमारा बढ़ेगा और फिर घटेगा, ये आपका पीरियोडिक टेबल का जो है क्वालिटी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, प्रारंभ में पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा, घटेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन परमाणु 12 में जो है क्या होगा। तो जैसे ही 12 बोला तो याद रखिएगा आपको 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जनरली जो होता है किसी भी न्यूक्लियस में बराबर होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा, कार्बन 12 परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है। तो डंक वाला स्थान का मतलब जैसे मधुमक्खी काट ली, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ आप बेकिंग सोडा जब लगाएंगे, क्योंकि ये ट्रायल मैंने किया है 2-4 बार अपने घर में भी। बेकिंग सोडा जैसे ही लगाकर थोड़ा सा आप रगड़ेंगे तो 1 से 1.5 मिनट के बाद वो जो डंक का असर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डंक से क्या है, एक एसिड जाता है और ये आपका क्या है, बेस है, दोनों मिलाकर न्यूट्रल नमक बना देता है। तो आंसर क्या होगा, बेकिंग सोडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच का मान क्या होता है। आई होप सो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग को बिल्कुल आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। उदासीन विलयन का पीएच का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 7। अगर कोई जीरो लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं, याद रखिएगा 7 आपका उदासीन है, 7 से कम अगर है तो वो आपका एसिड हो जाएगा, और 7 से अगर ज़्यादा है तो वो आपका बेस हो जाएगा। जैसे जो है ये आपका कंप्लीट बेस है, ठीक है, और ये आपका कंप्लीट एसिड है। ऑप्शन नंबर सी 7 है जो उदासीन है। नेक्स्ट है, सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का क्या कारण है। मतलब सूर्यमुखी फूल जो होता है सूर्य की गति के साथ साथ वो भी उसका भी फेस बदल जाता है, उसका क्या कारण है। उसका कारण देखिए, फोटो का मतलब लाइट होता है, तो लाइट होगा आंसर, ठीक है। क्रोमो का मतलब रंग होता है, ठीक है। हाइड्रो का मतलब पानी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म जो है इसका मेन रीज़न है सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन का मतलब शरीर में जो वृद्धि होती है वो किसके द्वारा होता है, पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और पीनियल बॉडी। आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका क्या है, शरीर में जो है पेप्टाइड हार्मोन को जो है स्रावित करता है, और वो क्या होता है, शरीर के विकास के लिए होता है। चलें, आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और ये हमारे मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से पौधे का वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है, रिपीटेड है, सॉरी, वृद्धि रोधी हार्मोन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है पौधे का वृद्धि रोधी मतलब वृद्धि से जो रोकता हो, ऑक्सिन, एस्बेसिस एसिड, फ्लोरिजिन्स और साइटोकाइनिन। आंसर क्या होगा, एस्बेसिस एसिड जो होता है वो आपका क्या है, वृद्धि रोधी हार्मोन है पौधे का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, जैसे ही हाइपरमेट्रोपिया आया तो आपको पता होना चाहिए ये दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष है तो पूछ रहा है किस लेंस का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है, उत्तल लेंस, बाईफोकल, अवतल लेंस और साधारण लेंस। तो जैसे दूरदृष्टि दोष है, 3 लेटर है, तो ये हो गया आपका सीधा सीधा उत्तल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस को कहते क्या है, याद रखिएगा, उत्तल लेंस आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अवतल लेंस का क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का जो आवर्धन होगा। देखिए आपको वास्तविक बोल रहा है और उल्टा बोल रहा है, ठीक है।
तो जब हम लोग देखेंगे ऐसा कोई आपका क्या है, दर्पण है, मान के चलिए यही दर्पण है, तो जब वास्तविक है तो याद रखिएगा ऐसा बनेगा, और ऐसा का मतलब ये वाई एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है। जो आपका जो साइन है, साइन फार्मूला होता है, वो बेसिकली एक्सिस पे ही काम करता है। अगर वस्तु ऊपर रखा है तो पॉजिटिव, इमेज अगर नीचे बना है तो नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। दर्पण का आवर्धन क्या होगा, नेगेटिव होगा। किसके लिए, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए। क्लियर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, धात्विक धारा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मतलब क्या बोल रहा है कि किसी भी जो धातु है उसमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है केवल इलेक्ट्रॉन के कारण। बिल्कुल सही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का जो है प्रवाह होता है जो है जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है देख लेते हैं। टांका यानी कि सोल्डर किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो बहुत ध्यान से देखिए, टीन लेड, लेड कॉपर, टीन जिंक और लेड, तीनों। आंसर क्या होगा, लेड और टीन से मिलकर क्या बनता है, सोल्डर बनता है। इसमें इसका परसेंटेज वैल्यू अलग अलग होता है, जिसमें कि टीन का परसेंटेज 67 है और लेड का परसेंटेज 33 है। क्लियर। चलें, इससे सोल्डर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। हमारे सर का जो है सामने का पार्ट का अलग है और पीछे का पार्ट का अलग है, और ये पूरे के पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है, विचारों को भी नियंत्रित करता है। सब कुछ कहाँ है, आपके मस्तिष्क में ही है। तो आपसे पूछ रहा है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए अग्र मस्तिष्क में है क्या क्या। तो अग्र मस्तिष्क में आपका क्या क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका सेरेब्रम आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, थैलमस आ जाएगा, फिर क्या आएगा, हाइपोथैलेमस आ जाएगा। ये सभी क्या है, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। और कौन नहीं होगा, तो मेडुला जो है वो आपका अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं होगा। ठीक है। मेडुला है किससे किससे रिलेटेड, तो याद रखिएगा, मेडुला जो है खाना निगलने के लिए यूज़ होता है, उल्टी के लिए यूज़ होता है, हृदय स्पंदन के लिए होता है, खांसने और छींकने के लिए जो होता है, जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला करता है। और ये पीछे मस्तिष्क में है। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन सा है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलमस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन देख लीजिए, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड और टेस्टिस। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका थायराइड ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद में प्रमुख घटक में क्या क्या होगा, माल्टोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। आंसर क्या होगा, फ्रक्टोज जो है वो शहद में मेनली पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्न में से कौन अधिक आवश्यक है। देखिए, मांसपेशियों का वृद्धि बनाने के लिए यानी कि प्रोटीन की ज़रूरत होगी। ऑप्शन में आपको प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोटीन। तथा एंटीबॉडी भी है, दोनों है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन से शरीर की निर्माण, वृद्धि और एंटीबॉडी तीनों बनता है किससे, प्रोटीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मलेरिया रोग से कौन सा रोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। देखिए, क्वेश्चन रिपीटेड है, शायद पिछले ही सेट का क्वेश्चन का आंसर होगा ये। ऑप्शन है प्लीहा, फेफड़ा, लिवर, अस्थियाँ। आंसर क्या होगा, आंसर होगा प्लीहा, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। क्लियर। मलेरिया मादा एनाफिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1-2 को मिलाइए। जीव है और संघ है, सबसे टफ क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बायोलॉजी का, जिसको कि रटना पड़ता है सीधा सीधा। तो आंसर देख लेते हैं हम लोग इसका क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या है, तारा मछली जो है वो संघ एकाइनोडर्मेटा का है। फिर पाइला जो है वो है संघ मोलस्का का। नेरिस जो है वो है संघ एलिनिडा का। और प्लेनेरिया जो है वो संघ प्लेनहेलमिन्थिस का है। ये क्वेश्चन हम लोग रिपीटेड है। प्लेनेरिया का जो है संघ प्लेटीहेलमिन्थिस जो है ये हम लोग पढ़े हुए थे। तो डी का 4 आपको दिख रहा होगा, सिर्फ पहले वाले में है, तो आंसर ये सही होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये एक दूसरे से मैच है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसलिए मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भाग का लगभग कितना है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। रक्त का आयतन शरीर के भाग का लगभग 7% है। कितना है, 7% होता है लगभग रक्त का आयतन शरीर के टोटल मास का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पत्ती का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कार्य क्या है। गैस का आदान प्रदान, प्रकाश संश्लेषण, शीतलन, वाष्पोत्सर्जन। तो जो लीफ होता है उसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का कैसे पता लगाएंगे, कंपास से। क्लियर।
एमीटर द्वारा नहीं, गैल्वेनोमीटर नहीं, विद्युत चुंबक नहीं, मजबूत चुंबक नहीं। एक कंपास जो है वो बता देगा आपका, क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस तंतु के अणु में प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं? प्रोटीन इकाइयाँ किस में होगी आपसे पूछ रहा, मतलब सीधे सीधे समझिए, प्रोटीन किस में होगा, कपास, नायलॉन, रेशम, नायलॉन, रेयॉन। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी रेशम। ठीक है, रेशम कीट के रेशम में एक एकल कोर प्रोटीन होता है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का प्रयोग करके बनाया जाता है? तो जैसे देखिए, मौसम का जब भी रिपोर्ट बनता है, जैसे आप आज का टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर कभी भी फिक्स नहीं होता है। आज का एक मैक्सिमम आपको नज़र आएगा और एक मिनिमम नज़र आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं किसमें, मौसम के रिपोर्ट में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है मौसम के रिपोर्ट के लिए। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित होती है? आई होप सो ये आप लोग सभी को पता होना चाहिए। जो है कंपन का आयाम, कंपन की आवृत्ति, आयाम कंपन की आवृत्ति का गुणनफल, आयाम कंपन आवृत्ति का अनुपात। तो जनरली जो है याद रखिएगा, ध्वनि की प्रबलता जो है वो आयाम पे डिपेंड करती है, यानी कि कंपन के आयाम पे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ क्या होता है? याद रखिएगा, सेल में जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं? सेल के स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो सेल में उपस्थित लिक्विड को हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे। याद रखिएगा, सेल के स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, और सेल में अगर लिक्विड है भरा हुआ, उस लिक्विड को हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कणों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, अल्फा किरण फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से सही है। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेटों की ओर विक्षेपित होती है, मतलब उससे दूर हटती है, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है ना, ये भी सही होगा। प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, ये नहीं है, लाइट नहीं होता है। तो ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा। क्लियर, अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पे काला कर देती है, और साथ ही साथ जो ऋण आवेशित प्लेट है उससे विक्षेपित होती है, मतलब दूर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट है, हम लोग मैथ देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। 30 लीटर के अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 20% अल्कोहल है, मतलब 30 का 20% यानी कि 6 लीटर आपका क्या है, अल्कोहल है। रिमेनिंग जो है 24 लीटर आपका क्या है, वो आपका पानी है। अब कह रहा है 6 लीटर पानी और मिला दिए, तो टोटल आ गया 6 और ये गया 30। तो आपसे पूछ रहा है तो अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा? अल्कोहल 6 लीटर है और टोटल का परसेंटेज होता है, तो ये आपका टोटल हो गया कितना, 36। तो 6/36 को कट करेंगे तो आएगा 1/6, और 1/6 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो होता है 16.66, यानी कि सी नंबर आपका आंसर सही होगा। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है, और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का योग दिया हुआ है 204। तो इनका गुणनफल क्या होगा? देखिए, सीधा सीधा आपको कुछ नहीं किया है, ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। आपको सीधा सीधा कह रहा है x - y = 72 है, और x + y = 204 है। तो x = क्या होगा? याद रखिए, x = दोनों को जोड़ के हाफ करने से होगा। दोनों को जोड़ के हाफ किया तो क्या आ गया, 176 का हाफ क्या हो गया, 138 आ गया। ना y = क्या होगा? अब आपको पता है कि 138 है x का वैल्यू, तो y का क्या होगा? दोनों को मतलब y को 138 घटा दीजिए 204 में, 138 घटा दीजिए, क्या आ गया, 62 4 66 आ गया। क्लियर। अब आपसे पूछ रहे हैं इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, तो 66 × 38 138 करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 8 कितना हो जाएगा, 528 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। फिर आपको 66 या 198, 198 में 52 ऐड करेंगे। देखिए 190 198 में अगर 52 ऐड कीजिएगा तो 250 आ जाएगा। बचा कितना, 25, और 66 एकम 66, और उसमें 25 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, आपको दिख रहा होगा 9108। ऑप्शन नंबर क्या नज़र आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी नज़र आ रहा है आपका, यही आपका आंसर होगा। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a का 25%, 25% का मतलब 1/4 होता है, तो a/4 जो है वो b/6 है। तो a/b क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा, कट के आ जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा आपको। चलें, तो ये हमारे आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन था। ऑल ऑफ़ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।